हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ नए टॉपिक्स अपने चैप्टर से एग्रीगेट सप्लाई डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स में से। हमने कुछ लिमिटेड से टॉपिक्स पहले पढ़े भी हैं। उन टॉपिक्स में हमने एक लास्ट टॉपिक लिया था एडी कर्व, उसको आज हम एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे बिकॉज जो एंगल्स हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थिंक आ रही होंगी ग्राफ प्रिपेयर करने में। सो एक बार हम दोबारा उसका रिविजन लेंगे यहाँ से। देन हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ एएस एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड का ही लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक आ जाएगा चैप्टर का, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। उसको हम डिस्कस करेंगे। वही दो पॉइंट्स उसमें भी होंगे सेम। एग्रीगेट सप्लाई का मेन कंसेप्ट क्या है और उसके अंदर हमारा शेड्यूल कैसे प्रिपेयर होता है और फिर आप उसका कर्व कैसे बनाओगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंजप्शन फंक्शन। इसका मीनिंग क्या है कि किसी भी चीज को जब आप कंज्यूम करते हो तो एज अ फंक्शन टेक्निकली हम उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं विद एडी कर्व। एडी कर्व के रिवीजन के साथ हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एडी शेड्यूल जो हमने पहले लिया था उसी को हम लेते हैं। कंसेप्ट हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था कि इनकम के साथ तीन क्राइटेरियाज होते हैं एग्रीगेट डिमांड के। इनकम जब जीरो है तो भी एग्रीगेट डिमांड एक मिनिमम लेवल पे होती है बिकॉज कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे इंडिपेंडेंट होती है डिमांड इनकम से बेसिक चीजों के लिए। उस केस में आपकी बेसिक नीड्स आपको पूरी करनी ही होंगी, आपकी इनकम चाहे जीरो क्यों ना हो। सो इनकम जब आपकी जीरो है तो आपकी एग्रीगेट डिमांड फिर भी एग्जिस्ट करती है, वो जीरो नहीं हो सकती। तो यहाँ पे इनकम को इंक्रीज होते हुए दिखाएंगे। 120 तो साथ साथ आपकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। 30 से ही हो गया 35, देन 40 यहाँ पे इक्वल आ गया। इसके बाद हो जाएगा ये 45, 50, 55 एंड 60। ये आई थिंक सबको क्लियर हो गया था पहले भी। स्टार्टिंग में आपकी डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है, फिर वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाती है, फिर आपकी डिमांड कम हो जाती है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि जितनी इनकम बढ़ेगी उतना खर्च ही करते जाएंगे हमेशा। एक लेवल के बाद एक सर्टेन पॉइंट ऑफ इनकम जब आपको मिल जाता है उसके बाद आप उसे दूसरे एरियाज में यूज करना है, सेविंग करना, इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो। सो उस केस में आपकी डिमांड इन कंपैरिजन टू इनकम डिक्रीज हो जाती है। अब हम शेड्यूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं अपना एडी कर्व। अब एडी कर्व को प्लॉट करने के लिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इनकम 120 है और आपका एग्रीगेट डिमांड 60 मींस ऑलमोस्ट हाफ है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपके जो एक्सेस है वो भी कवर होंगे। इस एक्सेस पे अगर आप एडी शो करते हो ओ वाई एक्सेस पे और ओ एक्स पे हम शो करते हैं अपनी इनकम, तो इट मींस आपकी जो इनकम शो होगी 120 तक, उसके हाफ में ही आपका एडी इस एक्सिस पे शो हो जाना चाहिए। बिकॉज हमें 45 डिग्रीज पे लेना है तो दोनों में सेम लेवल का डिफरेंस है एक्सिस में। तो यहाँ पे अगर 60 तक है तो इट मींस हमें इसके हाफ में इसको कवर करना है। क्लियर? एंड 60, 20, 40 एंड 60। अब हम क्या करेंगे, इक्वल आ गया 60 60, उसके बाद 120 एक्स्ट्रा। अब इसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना 45 डिग्रीज का एंगल बना लेंगे। तो इसे आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हुए अपना एक एंगल फॉर्म करें। इस केस में हमें इनकम के 3 लेवल्स को शो करना है। सबसे पहला लेवल जब आपकी इनकम 0 है तो आपका कंजप्शन 30 है। फिर आपकी इनकम 20 है तो आपका कंजप्शन कितना है, अराउंड 35 है। फिर आपकी इनकम 40 है तो आपका कंजप्शन भी 40 है। फिर इनकम इंक्रीज हो गई 60 पे तो कंजप्शन हो गया 45।
then 80 and 50, 155 and 120 and 6. So it means एक तरीके से ऐसा कर्व निकल जाएगा। तो ये आपका इनकम है, ये आपका C प्लस आई है। 3 केसेस हो गए। सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड इनकम से ज़्यादा है, फिर इक्वल है और फिर कम है। सो वही सेम सिचुएशन में यहाँ दिखा है, इस वे में आपको इसे प्लॉट करना है। तो 45 डिग्रीज का एंगल पहले बना लेना, एक मिनिमम लेवल पे इन्वेस्टमेंट को शो करना है। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो इंडिपेंडेंट होती है इनकम से, इनकम नहीं होगी तो भी ये इन्वेस्टमेंट का लेवल इतना ही रहेगा। इट मीन्स एक मिनिमम लेवल का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमेशा हमें शो करना है। सो इस तरीके से आपको एडी कर्व को प्लॉट करना है। अब आता है हमारे पास आज का न्यू टॉपिक जो आपका रिलेट करता है कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई से। कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। इसमें हम 2 पार्ट्स में इसको लेंगे। एग्रीगेट सप्लाई में कोई शेड्यूल्स और कर्व्स दोनों चीजें बनेगी। सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। एएस का मीनिंग क्या होता है? दिस इज एग्रीगेट प्रोडक्शन। एग्रीगेट सप्लाई मींस द एग्रीगेट प्रोडक्शन as planned by the producer during an accounting year. So it refers to aggregate means total, aggregate production as planned by, because हम प्रायरली प्लानिंग्स कर लेते हैं चीजें होने से पहले, तो ये प्लान्ड होते हैं, एग्जैक्टली एक्चुअल नहीं होते, जो हो चुका है वो नहीं है, ये प्लान्ड है। सो प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इट मींस पूरे एक अकाउंटिंग ईयर में सभी प्रोड्यूसर्स ने मिलके जो एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लान किया उसे हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। इट इम्प्लाइज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इट मींस ये भी कैसा कंसेप्ट होगा आपका? फ्लो कंसेप्ट। पूरे एक अकाउंटिंग ईयर में कितने नंबर ऑफ गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ और मार्केट में उनका फ्लो हो गया, ठीक है, उनको मींस मार्केट में अवेलेबल कर दिया गया। सो एक्चुअली जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन है उसका मीनिंग क्या होता है? वैल्यू एडिशन। आप किसी भी रॉ मटेरियल को परचेज कर रहे हो और उसकी वैल्यू ऐड करते हो, उसको सेल करने के लिए रेडी कर देते हो, तो इट मींस एक तरीके से प्रोडक्शन जो है उसे हम क्या बोल सकते हैं? वैल्यू एडिशन बोल सकते हैं। और वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है? इनकम जनरेशन। जितनी ज्यादा वैल्यू ऐड होगी इसका मतलब उतनी ही आपको इनकम मिलेगी। सो उसे हम क्या कह देते हैं? इनकम जनरेशन। तो एक तरीके से प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू वैल्यू एडिशन, एंड वैल्यू एडिशन मींस द इनकम जनरेशन। जितना आपने वैल्यू ऐड किया होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपने रॉ मटेरियल परचेज किया 5000 का और हमने उसमें लेबर, अपना जो वर्क है, जो एक्स्ट्रा चीजें उसमें ऐड होनी थी, उन सबको रेडी करके 5000 और उसमें ऐड कर दिया, इसे कहेंगे वैल्यू एडिशन। सो इक्वल टू द एमआरपी दैट इज 10000। तो इनकम जनरेशन कितना हो गया? जो आप रॉ मटेरियल लगा चुके हो तो आपका खर्च हो गया, जो आपने एक्स्ट्रा वर्क किया वैल्यू ऐड की 5000, तो वो आपकी इनकम जनरेट हो गई। सो इस तरीके से हम इनकम जनरेशन प्रोसेस यहाँ पे क्रिएट करते हैं। एएस जनरली फ्लो ऑफ इनकम ही होता है इकोनॉमी में। एग्रीगेट सप्लाई जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही मार्केट में फ्लो ऑफ इनकम भी क्रिएट होगा, बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई का मतलब ही इनकम जनरेशन होता है। तो जितना ज्यादा सप्लाई उतनी ही ज्यादा आपको इनकम मिलेगी। अब 2 चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपकी जो इनकम है और एग्रीगेट सप्लाई है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये दोनों पॉइंट्स आपके एग्जैक्टली इक्वल हैं। सप्लाई ही क्या क्रिएट कर रही है? वैल्यू एडिशन। वही वैल्यू एडिशन क्या कर रहा है? इनकम जनरेट कर रहा है, और ये इनकम ही है। तो फाइनली एग्रीगेट सप्लाई क्या दे रही है आपको? इनकम जनरेट करके दे रही है। सो इसीलिए इन कंसेप्ट्स को हम इंटरचेंज करके इन नेम्स को हम सेम इसमें यूज कर सकते हैं। अब आता है हमारा एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल और उसके बाद उसके बेसिस पे उसका कर्व।
ये दोनों कंसेप्ट्स के ही पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एएस शेड्यूल। अब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड में मेन डिफरेंस क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड जो है वो कब इंक्रीज होती है? जब प्राइसेस कम हो जाते हैं, उनके साथ कोई इफेक्ट करती है। इस केस में जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो इनकम से रिलेट कर रहे हैं, तो प्राइसेस के साथ तो एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन है ही इनवर्स, बट इनकम के साथ रिलेशन कैसा है? पॉजिटिव। एग्रीगेट डिमांड और इनकम एक साथ इंक्रीज हो जाती है। सो इट मींस अगर हम बात करते हैं इनकम और एग्रीगेट सप्लाई की, तो अभी मैंने आपको बताया एग्रीगेट सप्लाई एक्चुअल में होती क्या है? इनकम ही होती है। तो इट मींस इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये एग्जैक्टली इक्वल रहेंगे शेड्यूल, बिकॉज जितनी लोग डिमांड करते जाएंगे प्रोड्यूसर उतना ही सप्लाई करता जाएगा, और जितना वो सप्लाई करेगा एग्जैक्टली उतनी उसको इनकम मिलती जाएगी। तो एग्रीगेट सप्लाई का जो शेड्यूल है उसमें आपकी इनकम एग्जैक्टली इक्वल टू आपकी एग्रीगेट सप्लाई है। सो इसका शेड्यूल हम प्रिपेयर करते हैं। एक तरफ आपको इनकम शो करनी है और एक तरफ आपको सप्लाई शो करनी है। अब जितनी आपकी इनकम बढ़ रही है वो इनकम किसके बेसिस पर बढ़ रही है? इसका मतलब आपने मार्केट में सप्लाई की होगी तभी तो आपको इनकम मिल रही है। तो इट मींस ये इसमें एग्जैक्टली इक्वल। जब इनकम कुछ नहीं है इट मींस सप्लाई नहीं है मार्केट में। सप्लाई जितनी बड़ी एग्जैक्टली उतनी आपकी इनकम भी इंक्रीज होगी, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, ये बिल्कुल सेम रहेगी। अब इस केस में इस पॉइंट को हम समझते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे गिवन है। अगर हम आइडेंटिटी देखते हैं वाई की और एएस की, तो ये क्या शो करते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं मार्केट में वो जितनी सप्लाई करने के लिए रेडी हैं, इट मींस उतना ही वो विश कर रहे हैं, कितना हम प्रोड्यूस करेंगे तो उतना ही मार्केट में वो जब सप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली उतनी उनकी इनकम भी होती जाएगी। इट मींस ये हमेशा एक दूसरे के इक्वल रहेगा। और ये होता क्यों है? बिकॉज प्रोड्यूसर्स जो है जनरली यहाँ पे एक थ्योरी अप्लाई होती है, कीन्स की थ्योरी है ये। कीन्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन के इनपुट्स फिनिश नहीं हुए हैं। प्रोडक्शन कम क्यों है? बिकॉज डिमांड कम है। तो जैसे ही डिमांड बढ़ेगी मार्केट में कस्टमर्स की तरफ से, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। इट मींस कीन्स के अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड पे डिपेंड करेगा कि एग्रीगेट सप्लाई कितनी होगी, ना कि हम ये कहें कि प्रोडक्शन के लिए हमारे पास फैक्टर्स नहीं है तो सप्लाई कम है। नहीं, सप्लाई कम या ज्यादा कब होती है? जब एग्रीगेट डिमांड में चेंजेस आते हैं। इट मींस कीन्स के अकॉर्डिंग हम ये मान के चल रहे हैं कि एक्सेस कैपेसिटी हर एक इकोनॉमी में हमेशा रहती है प्रोडक्शन की। तो जैसे ही डिमांड इंक्रीज होगी प्रोड्यूसर रिस्पॉन्ड करता है और एग्जैक्टली उतनी ही वो सप्लाई प्रोवाइड कर देता है मार्केट में। सो इट मींस एग्रीगेट डिमांड सप्लाई को ऑटोमेटिकली इक्वल होगी, बिकॉज जब इनकम और सप्लाई ये एक ही चीज है, डिमांड बढ़ी होगी तो सप्लाई बढ़ती जा रही है आपकी। अब ऐसा क्यों प्रिज्यूम किया जाता है कि एक्सेस कैपेसिटी हमेशा इकोनॉमी में होती है? बिकॉज ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिक अजम्पशन है जो कि कीन्स ने दी थी, मॉडल है उनका। एक डिप्रेशन पीरियड आया था 1930s में। 1930s में डिप्रेशन पीरियड आया था जिसमें बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट स्प्रेड हो गया था, हर जगह पे क्राइसिस हो गए थे। तो उससे हमें ये क्लियर आउट हुआ है, कीन्स ने ये नोटिस किया कि जो इकोनॉमी है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आया? बिकॉज लोगों की डिमांड कम होगी, पैसा कम होने की वजह से उन्होंने डिमांड कम करना शुरू किया, इसीलिए लोगों के पास काम नहीं रहा। जब डिमांड ही नहीं होगी तो प्रोडक्शन क्यों होगा? इट मींस प्रोडक्शन किससे रिलेट कर रहा है? डिमांड से रिलेट कर रहा है। तो इसका मीनिंग ये था कि उस टाइम पे डिप्रेशन पीरियड में ऐसा नहीं था मशीन्स नहीं रही, प्लांट फिनिश हो गए, वाइंड अप हो गए, ऐसा नहीं था। क्यों सप्लाई कम हो गई? बिकॉज एग्रीगेट डिमांड ही कम हो गई, तो प्रोड्यूसर लॉस में क्यों प्रोड्यूस करेगा? सो इट मींस कीन्स के अकॉर्डिंग जो डिप्रेशन पीरियड था उसमें ये देखा गया कि डिमांड सिर्फ आपकी सप्लाई से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। जैसे ही आप डिमांड बढ़ाओगे तो हमेशा एक एक्स्ट्रा कैपेसिटी होती है हमारे पास सप्लाई को बढ़ा देने की, और हम बहुत इजीली उस केस में सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम इसका शेड्यूल बनाते हैं, सिंपल सा कर्व बनेगा शेड्यूल का।
OX एंड OY। सेम उसी वे में जैसे हमने पहले शो किया, यहाँ पे आप देखा दो अपनी एग्रीगेट सप्लाई और यहाँ पे हम शो करेंगे इनकम। अब इनकम हमने हाईएस्ट कितनी रखी है 120, एज इट सेम आपकी सप्लाई है। सो ये आपका 20, 40, 60, 100 एंड 120। दोनों को एग्जैक्टली जब आप इक्वल ले जाओगे तो ये एक पॉइंट हमारे पास आएगा जो आपके ओरिजिन पे आ जाएगा, और ये हो गया आपका 45 डिग्रीज का एंगल। एग्जैक्टली इक्वल रख के ही एंगल को फॉर्म करना है। इसको हम नेम देंगे y एंड दैट इज इक्वल टू AS, एग्रीगेट सप्लाई। तो इस वे में एक सिंपल सा कर्व बनेगा एग्रीगेट सप्लाई का। अभी डायग्राम क्या शो कर रहा है, दैट AS एंड AY आर इक्वल टू ईच अदर, वो एक दूसरे से इक्वल है। और AS आपका इंडिकेट कर रहा है 45 डिग्रीज का एंगल जो कि एक लाइन से ज्वाइन किया गया फ्रॉम द ओरिजिन। ये आपको डिफाइन करना है जब आप किसी भी ग्राफ को प्लॉट करते हो। सो इन दिस केस इट मस्ट बी नोटेड दैट बिहेवियर ऑफ AS इज ट्रू ओनली विद रिस्पेक्ट टू सच इकोनॉमिक्स वेयर देयर इज एक्सेस कैपेसिटी। ये उन्हीं केसेस में लग सकता है जब आप ये मान के चलते हो कि इकोनॉमी के पास, किसी भी इकोनॉमीज में जिसकी हम बात करें, उनके पास एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल है। तभी ये पॉसिबल होगा कि आप हर लेवल के साथ एग्रीगेट डिमांड के साथ साथ सप्लाई को बढ़ा सको। अदरवाइज आपके पास ये पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती हैं कि आप हर बार अपनी सप्लाई को इंक्रीज करते जाओ। चलिए अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन, कंजप्शन फंक्शन का मीनिंग क्या है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स करता कौन है? हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिसे हम C से डिनोट कर देते हैं, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर डिनोटेड बाय C। हम इसको C से डिनोट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का इकोनॉमी में, और ये डायरेक्टली रिलेट करता है आपकी इनकम के साथ। इट मींस हायर Y लेट्स टू हायर C एंड वाइस वर्सा। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली C भी ज्यादा होगी, और सेम इनकम आपकी कम है तो C भी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है। सो कंजप्शन फंक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? ये फंक्शनल रिलेशनशिप जो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं इसी को शो करता है। सो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, द फंक्शनल रिलेशनशिप, किन दो चीजों के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप यहाँ पे शो हुई है? बिटवीन द इनकम एंड बिटवीन कंजप्शन। सो बिटवीन C एंड Y, C and Y. Y denotes income and C for consumption. So this is called consumption function. यही कंजप्शन फंक्शन जो फंक्शनल रिलेशनशिप को शो करता है इनकम और आपके कंजप्शन के बीच में। ये डायरेक्टली रिलेटेड है, एक साथ इंक्रीज और डिक्रीज हो जाते हैं। तो अगर हम इनका बिहेवियर देखते हैं तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको इसमें नोट करना रिक्वायर्ड है। सबसे पहला पॉइंट कि कंजप्शन वर्क किस तरीके से करती है इनकम के साथ। हमने जो एग्रीगेट सप्लाई और उससे पहले एग्रीगेट डिमांड का कर्व डिस्कस किया था, हम उन दोनों को यहाँ पे कंबाइन करके देखेंगे। सबसे पहली चीज, कंजप्शन का मिनिमम लेवल हमेशा होता है। समझ से क्या बोल सकते हैं? देयर इज ऑलवेज a minimum level of consumption। क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग वाला जो हमारा लेवल है, मिनिमम जो लेवल है,
वो इंडिपेंडेंट होता है इनकम से। इनकम जीरो होगी तो भी बेसिक चीजें आपको रिक्वायर्ड है। सो इवन व्हेन इनकम इज जीरो, इनकम जीरो होने पे भी मिनिमम कंजप्शन लेवल हमेशा रहता है। तो इस मिनिमम लेवल को जो जीरो इनकम पे है इसे हम क्या बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजप्शन। ऑटोनॉमस कंजप्शन इट मींस वो कंजप्शन जो किस केस में हो रहा है? जब आपकी इनकम जीरो है। सो उसे हम ऑटोनॉमस कंजप्शन बोल देते हैं। और इसे हम नेगेटिव साइन से शो भी करते हैं, ये नेगेटिव सेविंग्स से डिनोट किया जाता है। इट मींस आपकी इनकम जब जीरो है, कंजप्शन आप अगर 30 का कर रहे हो, इट मींस सेव क्या करोगे? पहले ही आपने शायद लोन लिया है, कहीं से अपनी सेविंग को कम करके पैसा निकाला, तो इट मींस आपकी सेविंग कितने से कम हो जाएगी? -30। लोन लिया है तो किसी को पे तो करोगे, वहीं से कैलकुलेट होगा वो भी। सो इसीलिए इसको नेगेटिव साइन से शो करते हैं। आगे हम ये देखेंगे फंक्शन इन तीनों के बीच में एक साथ, इनकम में से कितना आपने कंज्यूम कर लिया और कितना आपने सेव कर लिया। तो जब इनकम है ही नहीं और फिर भी आप कंज्यूम कर रहे हो, मींस आपकी सेविंग क्या होगी? नेगेटिव होगी। नेक्स्ट टाइम जब भी इनकम उतनी आ जाएगी तो पहले आपको पेमेंट्स रिलीज करते हो। सेकंड पॉइंट, कंजप्शन इज पॉजिटिवली रिलेटेड। किस चीज से पॉजिटिवली रिलेट करता है? इनकम से। सो कंजप्शन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम। कंजप्शन और इनकम एक साथ बढ़ते हैं और एक साथ ही कम हो जाते हैं। तो इट मींस इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। राइज इन वाई कॉजेज अ राइज इन सी। कोई भी राइज होगा, इंक्रीज होगी इनकम, तो ऑटोमेटिकली आपका कंजप्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। नाउ द थर्ड एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट, the entire increase in y during a particular period is not converted into c। इसको हम सेपरेटली समझते हैं। The entire increase, it means जितना भी आपका y बढ़ता है in y during a particular period is not converted into C। कंप्लीटली जितना y आपका इंक्रीज होगा उतना हम कंज्यूम नहीं कर लेते हैं एक टाइम पीरियड के बाद। सो इट मींस दिस इज अ पार्ट ऑफ इट इज सेव्ड एज वेल, बिकॉज हम सेविंग स्टार्ट कर देते हैं तो कुछ पोर्शन यहाँ पे कहाँ चला जाएगा? सेविंग में। सो इट मींस वी कैन से दैट rate at which C increases often lags behind the rate at y increases। it means एक टाइम पीरियड के बाद हो सकता है y ज्यादा इंक्रीज होनी शुरू हो जाए और कंजप्शन उसके कंपैरिजन में डिक्रीज हो जाए। इसका एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं इसको। जैसे अभी मैंने बताया आपको इनकम जब जीरो है तो भी आपका कंजप्शन 30, क्लियर? फिर आपका इनकम बढ़ा, फॉर एग्जांपल 40, आपका कंजप्शन भी हो गया 40। तो फर्स्ट पॉइंट में आपकी इनकम है कम और आपकी कंजप्शन है ज्यादा, बिकॉज मिनिमम लेवल है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने ये डिस्कस किया अभी, ऑटोनॉमस कंजप्शन, जो कि y के जीरो होने पे भी हो रहा है मिनिमम लेवल, दैट इज नोन एज ऑटोनॉमस। तो ये वो पॉइंट हो गया। सेकंड, जहां पे इक्वल आ गया, जिस लेवल पे पॉजिटिव रिलेशन है तो इक्वल हो गया। अब आपकी इनकम हो गई 100 और आपकी कंजप्शन हो गई 60। यहाँ पे 40 कहाँ चला गया? आप यहाँ पे सेविंग कर दोगे, क्लियर? तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जो इनकम बढ़ती जाती है उसको हम कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं करते हैं कंजप्शन में, उसका कुछ पार्ट हम कहाँ डाल देते हैं? सेविंग में डाल देते हैं। सो इट मींस हम इसे बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड के बाद योर कंप्लीट इनकम इज नॉट कन्वर्टेड इनटू सी, पूरी इनकम आपकी कन्वर्ट नहीं होगी।
अब हम कंजप्शन फंक्शन की टैबुलर प्रेजेंटेशन देखते हैं कि टेबल की हेल्प से आप इन तीनों चीजों को कैसे शो करोगे। कंजप्शन फंक्शन, ये टैबुलर प्रेजेंटेशन है, दो ही चीजें हमें यहाँ पे दिखानी है। आप कंजप्शन फंक्शन पढ़ रहे हो तो इनकम के बेसिस पे सिर्फ कंजप्शन को शो करेंगे। सबसे पहले इनकम हमारी है 0। अभी हमने पढ़ा इनकम 0 है तो भी कुछ ना कुछ तो खर्च होगा ही। इनकम इंक्रीज हो गई 50। अब इस पॉइंट में इनकम बढ़ने पे भी आपका खर्चा ज्यादा क्यों है? क्योंकि जब आपकी इनकम का लेवल बढ़ता है तो आप कुछ बैड क्वालिटी थिंग्स को, इंफीरियर गुड्स को परचेज करना कम कर देते हो और आप नॉर्मल गुड्स पे आ जाते हो, बिकॉज आपको ये लगता है कि हम मैनेज कर लेंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा हम उससे खर्च कर सकते हैं जितना हम अर्न करते हैं। अब एक इनकम का लेवल आ जाएगा जहाँ पे दोनों चीज़ें हो जाएंगी एग्जैक्टली इक्वल, और नेक्स्ट जहाँ पे आपकी इनकम एक्सीड कर जाती है कंजप्शन के लेवल को। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं, 20 आपका मिनिमम लेवल है कंजप्शन का, जिसे हम क्या बोल देते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन, जो कि इनकम के नहीं होने पे भी है जब इनकम 0 है। सेकंड, सी इज राइजेस इन रिस्पांस टू राइज इन वाई, सी बढ़ रहा है बिकॉज आपकी इनकम बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट, एट द रेट एंड एट व्हिच सी इंक्रीजेस इज लोअर देन द रेट ऑफ वाई इंक्रीजेस। अब यहाँ पे सी क्या हो गया, सॉरी सी डिक्रीजेस विद द रेट वेयर वाई इंक्रीजेस, तो वाई ज्यादा है और सी आपका कम है। ये थर्ड पॉइंट है जो अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंचने के बाद इनकम को कंप्लीटली कंजप्शन में कन्वर्ट नहीं किया जाता है, बिकॉज इस पॉइंट पे हम सेविंग्स करना स्टार्ट कर देते हैं और हम पूरी इनकम का कंजप्शन यूज नहीं करते हैं। अब हम इसी का एक डायग्राम प्लॉट करते हैं। ग्राफ आप लोग अपने साथ रखना ही होगा, मैं इसका डायग्राम की प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखा रही हूँ। सबसे पहले आप अपने जो एक्सेस हैं उन पे क्या मेंशन करोगे, वाई यानी कि आपकी इनकम। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ना इनकम और प्रोडक्शन सेम है, तो इसे हम जीडीपी भी बोल सकते हैं, बिकॉज जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो वही तो सेल करोगे और जितना आप सेल करोगे उतनी आपको इनकम होगी, तो इट मींस वाई या फिर जीडीपी दोनों करेक्ट हैं। यहाँ पे हम दिखाएंगे अपना कंजप्शन का लेवल कि हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, कंजप्शन आपकी कहां तक जा रही है, कंजप्शन हमारी जा रही है 140 तक, तो हम यहाँ पे इसके डिफरेंसेस ले लेते हैं 20 से। और इनकम हमारी किस लेवल तक इंक्रीज हो रही है, इनकम आ गई आपकी 150 तक, तो 50-50 का डिफरेंस हम यहाँ पे रख लेते हैं। सबसे पहले तो दोनों लेवल्स को इक्वल करके 45 डिग्रीज का एंगल बनाना है, तो इस तरफ 200 है, यहाँ 160 है, तो यहाँ से भी 200 के लेवल तक अगर हम जाएंगे तो ये ऑलमोस्ट इस लेवल पे आ जाएगा, ये 120 और सेम सॉरी 200 और सेम यहाँ से भी 200, बट लास्ट पॉइंट आपके पास कितना आ रहा है, दैट इज 150, तो हम इसके अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, इसका 160 के अकॉर्डिंग मेजर करना है और ये भी आपका 160, ये ऑलमोस्ट यहाँ आ जाएगा। अब इस पॉइंट को आप मिलाते हैं ऑरिजिन से, तो ये हमारे पास आ गया 45 डिग्री का एंगल। सबसे पहले हम इसको बना लेंगे, जो 45 डिग्रीज का एंगल है ये हमारी क्या है, इनकम। अब हमें क्या करना है, अपना ग्राफ प्लॉट करना है। जब आपकी इनकम 0 है तो कंजप्शन कितना है आपका 20, इनकम 0 कंजप्शन 20। अब आपकी इनकम हो गई 50 तो कंजप्शन हो गया 60, इनकम 50 है तो कंजप्शन कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 60। इट मींस इन लेवल्स पे हमारा कंजप्शन ज्यादा है और इनकम कम है। अब दोनों चीजें 100 पे हो जाएंगी इक्वल।
नेक्स्ट आ गया, जब आपकी इनकम हुई 150 तो आप खर्च कर रहे हो 140, तो इनकम 150 है और आपका खर्चा कम हो गया 140। सो इसे आप ज्वाइन कर दो। ये हमारे पास क्या आ गया, सी। वही 3 पॉइंट्स आ गए जहां एक दूसरे को टच करेंगे, इसे हम बोल देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर? अब वही 3 रेशियोज आ गई ना, पहले कंजप्शन ज्यादा है, फिर इक्वल है, फिर कंजप्शन कम है। जब कंजप्शन कम है इट मींस ये वो लेवल है जहाँ पे आपने सेविंग करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज इक्वल होने के बाद जो लेवल इंक्रीज होता है ना इनकम का, वो लेवल वहाँ आ जाता है जहाँ पे आप कंजप्शन में कंप्लीटली इनकम को कन्वर्ट नहीं करते हो। वहाँ पे एक पोर्शन आपका ऐसा हो जाएगा जिसको आप सेविंग में डालना स्टार्ट कर दोगे। सो यहाँ पे जो सी लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कंजप्शन फंक्शन को दिखा रही है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि सी का क्या रिलेशनशिप है वाई के साथ, किस तरीके से वो चेंज होती है। वो ऑटोनोमस कंजप्शन से स्टार्ट होगी, फिर इक्वल पे आएगी और फिर डिक्रीज हो जाएगी। और इनकम में क्या रोल रहेगा, इनकम आपकी एक लेवल से इंक्रीज होती जाएगी। तो सी लाइन पॉजिटिवली रिलेटेड है, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ती है और ये इंडिकेट करती है कि सी पॉजिटिवली रिलेटेड है वाई के साथ। और लास्ट पॉइंट हमारा है कि सी लाइन जो है दैट इज अबव द वाई लाइन इवेंचुअली एंड इट रिमेन्स बिलो द वाई लाइन। पहले क्या होगा, वो अबव होगी सी लाइन, फिर वो इवेंचुअली डाउन हो जाएगी, जो ये शो करता है दैट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट द रेट एट व्हिच सी इंक्रीजेस दैट इज लोअर देन रेट ऑफ वाई इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ सेविंग्स। सो इस वे में हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये 45 डिग्रीज का एंगल आपको हमेशा ऐसे ही बनाना है, इधर से और इधर से सेम पॉइंट रख के आपको पॉइंट आउट करना है। सबसे पहले ये एंगल ही प्लॉट होगा। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, स्लोप ऑफ सी लाइन। स्लोप ऑफ सी लाइन इट मींस कंजप्शन लाइन। कैसा स्लोप होता है कंजप्शन लाइन का, अभी हम यही देख रहे थे ना, इसी के थ्रू समझते हैं। एक डायग्राम को प्लॉट करके आप यहाँ पे अपनी इनकम को शो कर रहे हो या फिर आपकी जीडीपी, और इस तरफ आप क्या दिखा रहे हो, आपकी एग्रीगेट डिमांड, इट मींस सॉरी आप अपनी कंजप्शन को शो कर रहे हो डिमांड में, आप इस तरफ सी को शो कर। सेम एग्जांपल जो अभी हमने लिया उसी को हम लिखते हैं यहाँ पे। अब अगर हम कंजप्शन की बात करें तो पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, 20। फर्स्ट कंजप्शन है 20। सेकंड कंजप्शन हमारी कितनी है, जब आपकी इनकम 50 है तो कंजप्शन आ रहा है 60, फिर आपकी इनकम 100 है तो कंजप्शन भी आ रहा है 100, फिर जब 150 है तो कंजप्शन आ रहा है 140। तो इट मींस ये हमारा सी है। अब स्लोप ऑफ सी लाइन या हम इसे बोल देते हैं एस्टिमेशन ऑफ एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हम इसे दोनों नेम से बोल सकते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब यहाँ पे मार्जिनल वर्ड हम क्यों ऐड कर रहे हैं, बिकॉज इनकम के बढ़ने के साथ साथ कितना और ज्यादा आपने कंज्यूम करना स्टार्ट किया, दैट इज नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हर बार जो इनकम बढ़ेगी उसका कितना पोर्शन आप कंजप्शन में कन्वर्ट कर दोगे। सो जो सी लाइन का स्लोप है वो अगर हम इलैबोरेट करके समझाते हैं तो वो क्लियर आउट करता है कि सी किसके रिस्पॉन्स में इंक्रीज होती है, वाई के रिस्पॉन्स में। अब कंजप्शन क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, तो जितनी ज्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी उतना ही आपका कंजप्शन भी इंक्रीज होगा, तो इट मींस वो उसके रिलेशन में बढ़ती है।
और दिस इज ऑल्सो मेजर्ड एज, ये आपको क्या इंडिकेट करता है, दैट एडिशनल इनकम दैट गोज टू कंजप्शन, कितना इनकम का पोर्शन आपका हर बार कंजप्शन में कन्वर्ट होता है. सो वी कैन से दैट दिस इज मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन डेल्टा सी एंड डेल्टा वाई, जिसे हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोल देते हैं. तो आप इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. अब डेल्टा सी यहाँ पे क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल हम इस पॉइंट को लेते हैं, ये चेंज है डेल्टा सी, ये इतना चेंज क्यों आया, क्योंकि आपकी इतनी इनकम बढ़ गई. सो इट मींस कंजप्शन का चेंज किसके रिस्पॉन्स में आता है, चेंज ऑफ इनकम के रिस्पॉन्स में. तो इसीलिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे हम एमपीसी बोल देते हैं इन शॉर्ट, उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और यही इसका स्लोप होगा. ये पॉजिटिवली रिलेटेड है तो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि इनकम के साथ साथ कंजप्शन का लेवल आपका इंक्रीज हो जाता है. सो इस स्लोप में हमें क्या डिफाइन करना है, इस फिगर के अकॉर्डिंग y कब इंक्रीज होगा, जब आपका y जब आपका 50 से 100 है, 100 से 150 है, तो कंजप्शन भी हमारी 20 से अप टू 140 तक इंक्रीज होती जाएगी. सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें डेल्टा c अपॉन डेल्टा y लेकर, तो डेल्टा c का चेंज कितना है, 140 से 100 पे आए हैं, तो चेंज कितना हुआ 40 का डेल्टा c. अब 140 से आप 100 पे आए, तो इनकम उस टाइम पे आपकी कितनी बढ़ी थी जब आपने इतना खर्च किया, इनकम आपकी कितनी इंक्रीज हुई, 100 से 150, मींस चेंज इन y इज इक्वल टू 50. अब इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज 0.8, जो ये शो करता है कि आपका 0.2 जो है वो कहां चला गया होगा, उसको आपने सेव कर लिया होगा. जैसे अभी हमने एक पॉइंट लिया डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा सी का चेंज आपका कितना था 40, डेल्टा वाई का चेंज है 50, रिजल्ट हो गया 0.8. सो इट मींस टोटल जो 1 है इनकम, 1 आप अज्यूम कर लो कि आपकी इनकम है, जिसे आप y से डिनोट कर लो. अब 1 को आपने टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था, इक्वल करते तो 0.5 0.5, बट आंसर क्या कह रहा है, कंजप्शन कितने का हो गया 0.8. तो अगर 0.8 का आपका कंजप्शन है, इट मींस 0.2 आपने क्या कर दिया, सेव कर दिया. सो हमने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया.